हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज बिहार ज्योग्राफी के इस स्पेशल सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार के रॉक सिस्टम और सॉइल के बारे में। बिहार के जो चट्टानों की कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे प्री में और बिहार एसआई जैसे एग्जाम में हमारा प्रश्न आता है। और बिहार की मिट्टी पे, बिहार की मुद्रा पे हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इसे हमेशा एक न एक सवाल आपका बीपीएससी में एग्जाम में तो आता ही है। तो हम इन दोनों को समझेंगे मैप के अकॉर्डिंग और चीज़ों को समझेंगे क्या 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 मुद्रा का क्या खासियत है। बहुत ही आसान शब्दों में हम चीज़ों को समझ लेंगे आज के वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमने बिहार ज्योग्राफी ऊपर 3 वीडियो हमने किया है। पहले में हम लोग इंट्रोडक्शन किए हैं, सेकंड में हमने बिहार ज्योग्राफी का हमने मैप समझा है, पूरे बिहार के पूरे मैप को समझा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को हमने समझा है। और ये हमारा तीसरा वीडियो में हमने फिजियोग्राफी डिवीजन समझा था, रिवर कल समझा था हमने। तो आज के वीडियो में हम लोग कल रिवर्स के बाद जो हमारा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो करीब हम 5 मिनट में खत्म कर लेंगे, उन टॉपिक को कवर करने वाला है। जैसे कि गर्म कुंड की झरने जो हैं, कि कुछ जलप्रपात हैं, उनको हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। फिर उसके बाद आज हम लोग देखेंगे मिट्टी और चट्टान। ठीक है, क्योंकि चट्टान और मिट्टी एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो चट्टान और मिट्टी के हम लोग पढ़ने के बाद ही हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर हम खनिज पढ़ेंगे और फिर जो हमारा 1-2 टॉपिक है, इट मीन्स कि हमारा 2 से 3 वीडियो में बिहार ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हम लोग जितना भी हो सकता है, जितने भी एमसीक्यू बने अभी तक, जितने भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या इस एमसीक्यू जितने बन सकते हैं, उन सारे एमसीक्यू को हम लोग रिविजन करेंगे और विद थ्योरी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे द्वारा आपको बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट पूरा पढ़ाया जाएगा आपके, जब तक कि आपके बीपीएससी प्री का एग्जाम नहीं होता है तब तक कि आपको पूरा क्लासेस लिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी जैसे ही हम लोग बिहार ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिर बिहार हिस्ट्री पे आएंगे और एग्जाम के 20 से 25 दिन पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट समझाया जाएगा, जो कि आपको प्री में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, कहीं से प्रश्न छूटने का कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार स्पेशल का जो हमारा कोर्स है 198 का, उसमें आपको बिहार करंट अफेयर भी इंक्लूड किया जा रहा है। अभी बिहार करंट अफेयर का रोज वीडियो आ रहा है आपके यूट्यूब पे, तो उस वीडियो को भी देखा करिए हमेशा। करंट अफेयर को, बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर है उन सारे का पीडीएफ आपको इस कोर्सेज में मिल रहा है। ठीक है, और जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसका क्लास नोट्स का भी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बहुत सारे मैंने कमेंट देखा कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आप ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे बिहार स्पेशल के कोर्स को परचेज करिए, तब आपको पीडीएफ मिलेगा। अदरवाइज अगर आप कोर्स को परचेज नहीं करते हैं, देन आप वीडियो से भी आपको काम चलाना पड़ जाएगा। ठीक है, बीपीएससी प्री के लिए हमारा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च किया गया है 488 में। 10 टेस्ट सीरीज है, इसमें और भी टेस्ट सीरीज को हम इंक्लूड करने वाले हैं हम लोग। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन क्वालिफाई ऑफिसर के द्वारा बनाया गया, इस बात को समझिएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, अभी हमारा रेगुलर बेसिस पे वीडियो आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल का वीडियो जो करीब हम लोगों ने मिडाइवल की ओर हम लोग अभी चल रहे हैं, मिडाइवल ऑलमोस्ट मिडाइवल हम लोग मुगल काल तक पहुंच चुके हैं। तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल का वीडियो है। जो भी 67th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो उनको अभी से लगना पड़ेगा। अभी क्या, उनको 4-5 महीने पहले से ही लगना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शनल अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री का तो बहुत ज्यादा वास्ट एरिया में है। ठीक है, और बहुत वास्ट सिलेबस उसका है, तो उसको कवर करने में टाइम लगेगा। एक बार चाहिएगा कि कवर कर ले तो नहीं होगा। और ये वीडियो आप देखने के बाद अगर आप नोट्स बनाते हैं और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उनको थोड़ा सा रिविजन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिस्ट्री ऑप्शन में कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत है। आप आराम से आंसर राइटिंग कर पाइए, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑप्शन का वीडियो चल रहा है उसमें हम लोग आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। और एक अलग लेवल में आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर उस तरह के वीडियो कहीं भी अवेलेबल मिलेगा, आप ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। तो हिस्ट्री ऑप्शन के वीडियो को जरूर देखिए। उसका टाइम है रोज 6 बजे, 6 PM में रोज उसका टाइमिंग है, वहां पे आप देखा करिए। और हमारा ये बिहार स्पेशल का जो टाइमिंग है हमारा 9 से 10 बजे के बीच में आपको आता है बिहार स्पेशल का, तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। जैसे हमारा बिहार स्पेशल खत्म करेंगे तो फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे, पूरा टॉप 50 एमसीक्यू पर डे करेंगे हम लोग। 40 से 45 मिनट के अंदर हम लोग 45 एमसीक्यू रोज करेंगे, पूरा मिक्सअप रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में बुस्टअप की काम करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, बिहार की चट्टानों के बारे में। और उससे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा कल के वीडियो में हमने छोड़ा था, उस चीज को देखेंगे। हमने कल के वीडियो में सारी चीजें पढ़ा था, आप लोगों ने देखा होगा। शिवालिक रेंज, रामनगर दून, हैरहा वैली, हमने मैप से समझा था कौन से कौन एरिया में है। हमने पूरा नदियों के बारे में पढ़ा था।
ठीक है। फिर मैंने आपको नदियों का लिस्ट भी बताया था, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सी नदियाँ उत्तर की नदियाँ हैं, कौन सी दक्षिणी बिहार की नदियाँ हैं जो गंगा में आके मिलती है। ये सारे इसमें से सवाल हमेशा अराइज हुए हैं, तो इन चीजों को आपको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ गर्म जलकुंड के झरने हैं, उन चीजों को समझेंगे हम, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये स्लाइड। तो देखिए कुछ ऐसे बिहार में कुछ ऐसे जल कुंड हैं, मतलब तालाब का एक तरह से एरिया है, तालाब ऐसा बना हुआ जल कुंड, ऐसे कुंड हैं जहाँ पे गर्म पानी आता है। तो वो फेमस है, लोग ठंडा में वहाँ पे जाते हैं, और बहुत सारे उनका एक अगर हम बात करेंगे तो धार्मिक मान्यता भी है। तो बहुत सारे जल आपने देखा होगा कि राजगीर में बहुत सारे गर्म जल कुंड है। तो कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ देता कि ये कुंड कहाँ पे है, ठीक है, या मिलाने के लिए दे सकता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखते हैं तो बहुत, देखिए गया में अगर हम बात करते हैं तो अग्नि कुंड है, गया में ज्यादा अगर हम बात करें गर्म जल कुंड की झरने उतना नहीं है, तो अग्नि कुंड है। अगर हम बात करें गया में तो तपोवन आपको दिखेगा, तपोवन आप जाइएगा, ये बजरगंज की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको तपोवन मिलता है, वहाँ पे भी बहुत गर्म पानी आपको निकलते रहता है, बहुत ज्यादा गर्म पानी रहता है। तो वहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो मकर संक्रांति के समय लोग जाते हैं, तो वो हम देख सकते हैं। मुंगेर में देखते हैं तो खड़गपुर पहाड़ी, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि मुंगेर को हम अगर डिवीजन बांटेंगे तो वहां पे खड़गपुर की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा और मुंगेर की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, खड़गपुर पहाड़ी, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण ऋषि कुंड, भीम बांध, ये सारे आपके मुंगेर के हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे आपको मुंगेर के गर्म जल कुंड के झरने हैं। भीम बांध मुंगेर ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ बहुत ही पर्यटक स्थल है, गर्म पानी यहाँ से निकलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, राजगीर का आपको सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, ये सारे राजगीर के हैं। तो एक बार नाम को बार बार आप, जैसे देखिए अभी बिहार से चल रहा है, तो सबसे जो आपका पहला काम है वो है कि आप मैप कम से कम बिहार का 4-5 मैप प्रिंट आउट करवा लें, कम से कम 4-5 मैप, और सारे मैप में जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ उन चीजों को लिख लीजिए, तो आपको कहीं से कोई चीजें छूटने के चांसेस नहीं है। अब देखिए जलप्रपात की बात करेंगे, जो कि जलप्रपात एक तरह का रिवर ही है जो कि पहाड़ियों के ढलानों से बहते हुए एक जब बहुत ऊंचाई से गिरते तो उसको जलप्रपात नाम दे दिया जाता है। तो देखिए जलप्रपात की बात करते हैं तो ककोलत सबसे प्रसिद्ध है, नवादा में स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें 47 मीटर है, लेकिन जहां से धारा गिरती है वहां की ऊंचाई की अगर बात करें तो 24 मीटर। ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, कहाँ है ये ध्यान रखिए। शुक्लधारी जलप्रपात कन्हर नदी पे है, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर है, रोहतास में, ठीक है। धुआं कुंड ताराचंडी पहाड़ी पे है, काम नदी रोहतास में, दुर्गावती, तो सुखलाधारी, धुआं कुंड, दुर्गावती, ये सारे रोहतास में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जियार कुंड जलप्रपात की बात करेंगे तो ये भोजपुर में है, आरा में है। तो ये कुछ जलप्रपात हैं जो आपको बस नाम याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए बात करेंगे झील का, तो बिहार में जो लेक्स हैं उनको मैंने इस मैप पे आपको यहाँ पे रख दिया है, देख सकते हैं। चंपारण में झील है सिमरीमन जोगपट्टी या सरैया मान झील। इस चंपारण में झील है अब देख सकते हैं सोनवर्गमन हरसिद्धि या मोती झील, ठीक है। ये सोनवर्गमन हरसिद्धि मोती झील, तो सरैया मान झील, मोती झील उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखना। अब महत्वपूर्ण कौन कौन मैं बताऊंगा आपको। देखिए दरभंगा में है कुशेश्वर झील, तो दरभंगा में कुशेश्वर झील की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह का एक कुशेश्वर आप पक्षी अभयारण्य का भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य की अगर बात कर ले या कुशेश्वर झील की बात कर ले तो ये दरभंगा में स्थित है, और ये झील बहुत ही, अगर हम बात करेंगे इसे कुशेश्वर झील है जो इसे 1972 में पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला, बर्ड सेंचुरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये फेमस है, ठीक है। यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं इसीलिए ये झील फेमस है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जो भी चीजें मैं समझा रहा हूँ आप उनको नोट्स अगर बनाते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल होगा, अदरवाइज भूल जाइएगा बार बार। इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बनाइए कि बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़े, ठीक है। केवल नोट्स पढ़िए, वीडियो से देखना जरूरत नहीं है। देखिए पिपरामन झील सुपौल में, ठीक है। देखिए मन जहां लगा सब ऊपर वाले तराई वाले क्षेत्र में आपको दिख रहे हैं सारे झील, और सारे झील आपको नेपाल के तटवर्ती सीमा में आपको दिख रहे हैं। अब देख सकते पिपरामन, सोनकबरमन, सेमरीमन। अब कुशेश्वर झील या कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य की बात करेंगे तो वो दरभंगा में है, इससे सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखें सहरसा में है सिमरी बख्तियारपुर झील, कौन सा भैया, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है, ये याद रखिए सिमरी बख्तियारपुर झील। अब देखिए कांवर झील रामसर साइट का दर्जा मिला बिहार में,
ठीक है। तो बिहार में कांवर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है, वो है आपका कांवर झील। कहाँ भी है? बेगूसराय। यहाँ पे वर्ल्ड ब्रीडिंग स्टेशन बनाया गया कि यहाँ पर भी प्रवासी पक्षी आते हैं, साइबेरियन पक्षी आते हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड ब्रीडिंग स्टेशन बनाया गया है बेगूसराय में कांवर झील के ऊपर। कांवर झील की अगर बात करेंगे तो एक तरह का ये गोखुर झील है। गोखुर झील किसको कहते हैं ये समझना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बोला था कि उत्तरी बिहार की जितनी नदियां हैं बहुत तीव्र अवस्था में चलती हैं, वो मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। कोसी आप देख लीजिए इतना मार्ग परिवर्तन करती है कि बिहार के शोक के रूप में उसे जाना जाता है। तो उसी तरह क्या होता है ना कि जब ये नदियां बहुत तीव्र अवस्था में ऐसे पूरा विसर्पण करती है, मियंडरिंग जिसको बोलते हैं, विसर्पण। विसर्पण मियंडरिंग मतलब कि वो सर्प सांप जैसा चलती है और बहुत ही तेजी से चलती है और बहुत ही मार्ग परिवर्तन करती है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से चल रही है, मान लो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नदी है, ये नदी इस तरह चल रही है और कभी कभी नदियां क्या होती है यहाँ से कट जाएगी और कट के फिर ऐसे बहने लगेगी। मतलब ये समझिए, मैं इसको अगर आपको थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं तो आप चीजों को समझ में पाएंगे अच्छे से। देखिएगा, देख सकते हैं। अब देखिए चीजों को समझिएगा। देखिए अब मैं इसको मिटा दूं। अब क्या हुआ कि जो नदियां थी भाई चलना था इसको इधर से, लेकिन वो किसी तरह से रास्ता बहुत तेज रहती है, तीव्र अवस्था में रहती है, मार्ग परिवर्तन करती है, टूट के चले गई इधर। अब ये जो एरिया बच गया भैया, ये एरिया देख सकते हैं, ये एरिया क्या है? ये एरिया में पानी जमा है तो ये बन गया झील। और इस तरह के झील को क्या बोलते हैं? गोखुर झील। देखिए ये गाय के पैर को देख लीजिए, पैर कैसा है, तो गोखुर झील या ऑक्स बाउ लेक, ऑक्स बाउ लेक। तो विसर्पण से जो बनती है नदियां, बेसिकली आपको उत्तरी बिहार में आपको मिलेगा, वो झीलों का निर्माण जो कराती है गोखुर झील का। सहरसा के आसपास वाला क्षेत्र में ये गोखुर झीलों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसी तरह का एग्जाम्पल है कांवर झील, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ऑक्स बाउ लेक है। एशिया की सबसे बड़ी अगर हम बात करेंगे तो गोखुर झील का उदाहरण है कांवर झील, ये याद रखिएगा। और बेगूसराय में है, इसे रामसर साइट का दर्जा मिला। रामसर साइट किसको बोलते हैं? देखिए रामसर साइट की मैं बात करूंगा तो वेटलैंड एरिया को मिलता है। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? आर्द्र भूमि। अब देखो आर्द्र भूमि किसको कहते हैं? वैसे क्षेत्र जो तालाब भी हो सकता है, दलदल भी हो सकता है, पानी वाला एरिया जहां पे पानी हमेशा रहता है। अभी क्या होता है, यहाँ पे हमेशा पानी रहता है बहुत ज्यादा, वहां पे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी रहते हैं, तो वहां पे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हो या बहुत सारे पक्षियों का वो घर बन जाता है, हैबिटेट बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक इंपॉर्टेंस हो जाता है कि वहां पे कुछ ऐसे, जैसे कि आप कांवर झील को देख लीजिए, या कांवर झील एक तरह की झील है लेकिन वेटलैंड का उसको दर्जा मिला है। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना वो निवास स्थान है साइबेरियन पक्षी का, जो बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं। तो अगर बताइए, अगर वो आर्द्र भूमि है, अगर उस आर्द्र भूमि के आसपास घर बना दिए जाएंगे, उसमें घर बना दिया जाएगा उसको भर भर के, तो उन पक्षियों का हैबिटेट बिगड़ जाएगा, वो वहां पे आकर नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं एक आप देख सकते हैं इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो उन वेटलैंडों को संरक्षण देने के लिए एक और ईरान के शहर रामसर में, ईरान का एक शहर है रामसर में, एक समझौता हुआ, इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। बोला जो भी वेटलैंड एरियाज हैं उनको संरक्षण किया जाए, तो उस तरह के पहचान किया जाएगा कि इसको वेटलैंड का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रामसर साइट का दर्जा मिल जाएगा तो उसको कुछ ज्यादा ही संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसी तरह से कांवर झील जो है उन्हें रामसर साइट का दर्जा मिला है। अब देखिए मेरा एक प्रश्न है कि भारत में अभी तक कितने रामसर साइट हैं? अभी लेटेस्ट में बताना है कि 4 रामसर साइट का दर्जा मिला है लेटेस्ट में। वो एक हरियाणा में, 2 हरियाणा में मिला है और 2 गुजरात में मिला है। तो चारों का नाम कमेंट करना है और बिहार में कुल रामसर साइटों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। समझ बात को। तो रामसर समझौता हुआ 2 फरवरी 1971 को, इसलिए 2 फरवरी को एक दिवस बनाया था, आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये भी यहां से आपको याद रखना। तो उसी तरह से वेटलैंड का क्या काम है भाई कि ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो ग्राउंड वाटर जैसे देखिए जहां पे पूरा पानी रहेगा जमा हुआ बहुत सारा, तो वहां पे ग्राउंड वाटर हमेशा रिचार्ज होता रहेगा। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ये वेटलैंड्स। एंड वेटलैंड्स इज आल्सो यूजफुल फॉर द हैबिटेट ऑफ सो मेनी बर्ड्स, दैट इज आप बोल सकते हैं कि जो माइग्रेटेड बर्ड होते हैं, साइबेरिया से पक्षी आते हैं उनके लिए, और बहुत सारे हैबिटेट्स रहने वाले के लिए हैबिटेट प्रदान करता है ये वेटलैंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा, आपको कांवर झील बोले तो बेगूसराय। अब देखिए गोगाबिल झील, इसको कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा मिला था। अब देखिए गोगाबिल झील है जो कर्नाटक में है, ठीक है। तो गोगाबिल झील की अगर हम बात करते हैं, महानंदा नदी आप देखते हैं जैसे गुजरती है, तो उसी कारण निर्माण हुई है। तो गोगाबिल झील की अगर बात करेंगे तो कटिहार में है और इसको मिला था पहला कम्युनिटी रिजर्व का, बिहार में पहला
कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा मिला था, वो मिला था गोगावेल झील को। समझ मेरे बात को, गोगावेल झील को। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण झील ज्यादा नहीं है, लेकिन याद रखना। देखिए अनुपम झील, कैमूर में एक अनुपम झील है जिसको एक बार एग्जाम में आ चुका है। इनमें से कौन सा झील बिहार में नहीं है? ऑप्शन में था अनुपम झील, ऑप्शन में था सांबर झील, सुखना झील। तो ये याद रखना है कि अनुपम झील कहाँ है भैया? कैमूर में। तो अनुपम झील कहाँ? कैमूर में है। अब देखिए मूचालिंडा झील, मूचालिंडा झील का थोड़ा सा धार्मिक अगर हम बात करेंगे तो महत्व है। ये बोध गया में आप जाइएगा तो बोध गया में आपको ये झील मिलेगा। ये कोई बड़ा झील नहीं है, छोटा झील है। बोध गया में जो मंदिर जो है, जो मेन टेम्पल जिसको बोलते हैं, वहां पे यहाँ बनाया गया। इस झील में अगर हम बात करेंगे तो एक बुद्ध भगवान का मूर्ति है और ऊपर से एक नाग को दिखाया गया जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है बुद्ध भगवान को। ऐसा माना जब बुद्ध भगवान ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे पीपल के पेड़ के पास या मतलब झील के पास बैठ के, तो आई थिंक कि उस तरह से बहुत ज्यादा बाढ़ उड़ा, मतलब बहुत ज्यादा तूफान आ गया था झील में, ऐसा मतलब कथाएं हैं। तो वो प्रोटेक्ट किया। तो उसी तरह मूचालिंडा झील फेमस है। तो कहाँ पूछ सकता है? तो कहाँ? ये बोध गया में है। ठीक है। अब घोड़ा कटोरा झील नालंदा में फेमस है, अभी पर्यटक स्थल के रूप में है। तो घोड़ा कटोरा झील बहुत ही फेमस है भाई, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो नालंदा में है। और यहाँ पे 70 मीटर ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा लगी है। तो बिहार में दूसरा सबसे ऊंची प्रतिमा बुद्ध की है तो वो घोड़ा कटोरा राजगीर में है। और 80 मीटर की मूर्ति अगर बात करें तो गया में है। बिहार में सबसे ऊंची मूर्ति है तो वो गया में है बुद्ध की। ठीक है, बोध गया में। तो वो है आपका, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने सारे झील को ऑलरेडी मैंने बता दिया, इतना झील से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको लिस्ट भी दे दिया। अब हम आते हैं चट्टान की। देखिए अगर हम चट्टान की बात करेंगे, बिहार में कितने तरह के चट्टान सिस्टम पाया था, रॉक सिस्टम पाया जाता है। देखिए अगर हम बात करेंगे बिहार में, अगर हम बात करते हैं, अगर आप इंडिया का थोड़ा सा भी आपने अगर पढ़ा होगा जियोलॉजी, तो उसमें आपको इन सारे चट्टानों का नाम सुना होगा। टर्शियरी, क्वाटरनरी, विंध्यन, धारवर, क्रमिक चट्टानें। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे कभी, जब आपका हिस्ट्री ऑप्शनल खत्म होगा तो इंडियन ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब वहां पे चीजों को डिटेल से देखेंगे। अगर आपके पास बुक हो तो वहां पे देख सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा समझेंगे। तो बिहार में बेसिकली 4 तरह के चट्टान आप देख सकते हैं। टर्शियरी क्रम की चट्टानें, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, धारवर क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो टर्शियरी रॉक सिस्टम जो है, इसका डेवलपमेंट हुआ था हिमालयन क्षेत्र में। जो हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी अगर आप बात करेंगे, तो उस समय जो चट्टानें बनी, वो चट्टान बनी टर्शियरी क्रम की चट्टानें। अब देखिए टर्शियरी क्रम की चट्टानें की अगर हम बात करेंगे तो ये पैलियोसिन एज में बनी, ओके, और मायोसिन एज। पैलियोसिन एज और मायोसिन एज के समय के जो एज था, इस समय जो निर्माण हुआ लगभग 60 से 70 मिलियन ईयर अगो, मतलब 60 से 70 मिलियन ईयर अगो इन चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ये कहलाए टर्शियरी रॉक सिस्टम। तो ये पाया जाता है, आप देख सकते हैं कि अपर नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में, बिहार के पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी हिस्सा में पाया जाता है। आप देख सकते हैं पूर्वी चंपारण वाला जो हिस्सा है, और अगर हम बात करते हैं शिवालिक रेंज के जो नीचे वाला हिस्सा है, तो वो जो चट्टानें हैं वो चट्टानें होती हैं टर्शियरी क्रम की चट्टानें। तराई रीजन देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, तो तराई रीजन में कहीं कहीं भी आपको टर्शियरी क्रम की चट्टानें मिलेगी। ठीक है, तो ये जो चट्टानें बनी टर्शियरी क्रम चट्टानें, इनका निर्माण 33 सागर, मैंने बताया था कि आपको मैंने ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया है यहाँ पे। तो आप देखिएगा कि जब यूरेशियन प्लेट, और अगर हम बात करते हैं जब इंडियन प्लेट आपस में जब टकराते हैं और जब उसके बीच में जो अवसाद भरते रहते, 33 पहले बहुत बड़ा एक सागर था, 33 सागर था, तो उनका अवसाद बीच में भरते गया तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो 33 सागर के अवसादों से जो ये बना हुआ जो चट्टानें हैं वो कहलाई टर्शियरी चट्टान। ठीक है, अब ये टर्शियरी चट्टान है। अब इसका क्या खासियत है भैया कि ये चट्टानें में बालू पत्थर मिलेगा, सैंडस्टोन। ठीक है, ओके। आप इसमें आप बोल्डर मिलेगा, क्ले मिलेगा, ओके, इस सारे स्टोन्स है, कॉन्ग्लोमेरेट मिलेगा। तो ये सारे चट्टाने आपको इस टर्शियरी क्रम के चट्टाने में आपको मिलेगा। ठीक है, सैंडस्टोन हो गया, सैंडी सेल हो गया, मडस्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये भैया हिमालय और 33 सागर का अवसाद है, तो यहाँ पे पेट्रोल मिलने की संभावना है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का भंडार भी मिलने की संभावना होती है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, चलिए तो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना, कोई पूछ दे तो बता सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे हम लोग, तो ये चट्टान जो पूरा सबसे ज्यादा लगभग 90% प्लस वाले एरिया में जो फैला है, वो चट्टानें हैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें।
और ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टाने के बारे में आप जानिए कि नया चट्टान है। कैसा चट्टान है? नया चट्टान। ये प्लास्टोसीन में बना, ठीक है। ये जो जिस मतलब टाइम में बना उस टाइम को बोलते हैं प्लास्टोसीन पीरियड। तो प्लास्टोसीन पीरियड को एक तरह का हम बोलते हैं कि सबसे नवीन पीरियड है। और प्लास्टोसीन पीरियड से आज तक मतलब नाउ मतलब आज तक प्रेजेंट डे तक जो चट्टान जो निर्माण हुआ, बहुत सारे नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा जो इनका जो निर्माण हुआ इन चट्टानों का, ये जो चट्टान है, ये जो पूरा भूभाग बना हुआ वो क्वाटरनरी क्रम की चट्टान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये अलवियम डिपॉजिट है, जो अलवियल सॉइल जो आए और हिमालय और पेनिसुलर रिवर, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, बागमती हो गया, बहुत साल पहले, लाखों साल पहले, ठीक है। तो 10 लाख साल पहले की अगर हम बात करते हैं 1 मिलियन ईयर को, तो उस समय से आते गए और डिपॉजिट होते गए और धीमा धीमा फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो चट्टानें बनी वो कहलाई क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, चतुर्थ कल्प की चट्टानें, ठीक है, चतुर्थ क्रम की चट्टानें। तो ये सबसे नया वाला चट्टान है और ये सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ चट्टानें है, इस बात को समझिएगा। इसमें आपको सैंडस्टोन मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको अगर हम बात करें कॉन्ग्लोमरेट, इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये गंगा के पूरे मैदानी क्षेत्र में एक तरह का परतदार चट्टान के रूप में आपको देखने को मिलता है, इस बात को समझिएगा। 33 सागर के अवशेष भी मिले हैं और फिर जो नदियां उनके द्वारा लाए गए अवसादों से बना हुआ भैया, ठीक है। इसमें जलोढ़ मिट्टी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, बालू बजरी मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें सबसे ज्यादा, बोले कौन से चट्टानें बिहार में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें होगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप आइए इधर कैमूर और रोहतास वाला क्षेत्र में। मैंने बताया कैमूर की पहाड़ियां हैं, ठीक है। कैमूर के पहाड़ी जो विंध्याचल पहाड़ी का एक हिस्सा है, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेगी, कंफर्म है, यहाँ पे कोई समझना ही नहीं है, मैंने कल ही बताया था। तो यहाँ पे जो चट्टानें मिलेगी वो मिलेगी विंध्यन क्रम की चट्टानें, और इसका निर्माण तो भैया सबसे पुराना है, ये प्री कैम्ब्रियन काल का है। तो सबसे पुराना, सबसे ओल्ड है वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित ये चट्टानें विंध्यन क्रम की चट्टानें कहलाएगा। ये बिहार के दक्षिण पश्चिम मीन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में आपको पाया जाता है, रोहतास और कैमूर जिलों में। इसमें आपको सैंडस्टोन मिलेगा, ठीक है, सैंडस्टोन मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि तो सीमेंट फैक्ट्री बहुत ज्यादा मिलता है आपको रोहतास वाला क्षेत्र में, ठीक है। तो सैंडस्टोन इसको मिलेगा, ओके। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बलुआ चूना पत्थर भी मिलेगा, चूना पत्थर भी मिलेगा आपको, डोलोमाइट आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको क्वार्टाइज मिलेगा, क्वार्टाइज मिलेगा। हम खनिज में बताएंगे, सब चीजों को समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखना है। फिर भी अब देखिए जो नीचे वाला चट्टान आपको देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है धारवर क्रम की चट्टान। ये भी चट्टान एक तरह का अपने आप में बहुत ही पुराना है, इसका भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। अब देखिए ये धारवर क्रम की चट्टानें हैं भैया, आप इसकी बात समझिएगा ना। अब देखिए आंध्र प्रदेश में धारवर क्षेत्र है, तो वहां से इस चट्टान का नाम हुआ धारवर क्रम की चट्टान, समझिएगा बात को। अब धारवर क्रम की चट्टानें है जो सबसे पुराना है, ये आर्कियन मतलब आर्कियन एज का है। किसका है? आर्कियन, आर्कियन रॉक सिस्टम। अब देखिए आर्कियन रॉक सिस्टम बोले या प्री कैम्ब्रियन बोले, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। कैम्ब्रियन काल से पहले वाला को बोलेंगे प्री कैम्ब्रियन, या उसको बोलेंगे आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसका अगर हम बात करेंगे तो 3100 मिलियन से लेके 2000 मिलियन यूरो। सोच सकते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और 3100 गुने 10 कर दीजिए, मतलब 31,000 लाख साल पहले, मतलब अरब साल पहले, 3 अरब साल 4 अरब साल पहले में तो बिलियन ईयर को इसका निर्माण हुआ है। और ये चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है, इस बात को समझिएगा। और ये जो एरिया जो कवर करेगा वो एरिया औरंगाबाद, गया, उसका निचला हिस्सा थोड़ा थोड़ा गया है, नवादा है, जमुई है, मुंगेर है, कुछ कुछ पार्ट बांका का है। तो ये जो क्षेत्र है वो है धारवर रॉक सिस्टम का, ठीक है। तो आप सॉरी, मैंने आपको धारवाड़ जो है कर्नाटक में, मैंने आंध्र प्रदेश में नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये कर्नाटक वाला क्षेत्र में भी आपको देखिएगा धारवाड़ क्रम चट्टानें आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं चट्टानें आपको पेनिसुलर एरिया का पार्ट है, पेनिसुलर, अगर जो पेनिसुलर रीजन है उसका ही आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, हजारीबाग पठार है, तो कहीं ना कहीं ये पेनिसुलर एरिया का पार्ट है। तो ये चट्टानें सबसे पुराना चट्टान है, ठीक है, सबसे पुराना चट्टान है, इससे भी पुराना चट्टान है। तो ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो आप धारवाड़ क्रम चट्टानों को मारिएगा। अगर आप धारवाड़ क्रम चट्टान नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद विंध्यन क्रम चट्टानें जो है सबसे पुराना है, और सबसे नवीनतम है जो है क्वाटरनरी क्रम चट्टानें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया आपको क्या क्या। अब देखिए जो ये जो चट्टाने हैं, अब देखिए भैया ये धारवाड़ चट्टाने हैं, इसमें आपको कौन कौन से रॉक्स मिल सकते हैं, किस तरह के चट्टाने मिल सकते हैं, तो इसमें ज्यादा इग्नियस रॉक मिलेंगे, आग्नेय आग्नेय चट्टान ज्यादा मिलेगा आपको, बहुत पुराना है, ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो पूछा जाता है कि भैया ज्वालामुखी चट्टाने या ज्वालामुखी का अगर हम बात करें कि कहाँ कौन से क्षेत्र में मिलता है, तो औरंगाबाद वाला क्षेत्र में आपको ज्यादा मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि धारवाड़ करम के चट्टाने में आपको क्वार्टाइज मिलेगा, नीस मिलेगा, सेलेट मिलेगा, सेल मिलेगा, सिस्ट मिलेगा। ठीक है, अबेंडेंस होते हैं यहाँ पे, माइका ज्यादा पाया जाएगा, माइका ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, इग्नियस रॉक्स मिलेंगे। ठीक है, तो अबरक ज्यादा पाया जाएगा, फिलाइट मिलेगा, स्लेट मिलेगा, ये सब आपको याद रखना है। तो ये रॉक सिस्टम आपका कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एमसीक्यू करवाएंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में है आपके लिए, मैंने इंग्लिश में चीजें बता दिया, बहुत सारा चीज हिंदी में सेम चीजें सेम मैप। ठीक है, अब समझना है आपको क्या क्या चीजें हैं। ओके, यहाँ पे समझना है आपको चीजें, आप देख सकते हैं। अब सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, खत्म। आगे चलते हैं हम लोग। अब आएंगे हम लोग मिट्टी के बारे में। मिट्टी बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी चीजों को समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, अब हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। देखिए मिट्टी अगर हम बात करते हैं बिहार में, तो आपको ये मिट्टी आपको देख रहे होंगे। ठीक है, तो बलसुंदरी है, बांगर है, करेल कवाल है, लाल पीली मिट्टी है, वल्थर है, लाल बलुई है। तो इस सारे मिट्टियों के बारे में समझेंगे। ठीक है, सारे मिट्टियों के बारे में समझेंगे, बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में। आपको ज्यादा कहने का मतलब है कि मेहनत नहीं लगेगा समझने में। अब देखिए हिमालय की तराई क्षेत्र, समझिए हिमालय के जो पर्वत पादी, मतलब ये फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जो वो मिट्टी मिलती है उसको बोलते हैं पिडमेंट स्वैम्प सॉइल। क्या बोलते हैं? पिडमोंट स्वैम्प सॉइल। ठीक है, ये बोलते हैं। अब पिडमेंट स्वैम्प सॉइल इसको बोलते हैं मतलब पर्वत पादीय मिट्टी, कि पर्वत है जो उसके पैर के नीचे है, इस तरह की मिट्टी बोलते हैं पर्वत पादीय मिट्टी। कंकरीला होगा, ये मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कंकरीला होगा, पीबल्स ज्यादा पाए जाएंगे, मतलब कंकड़ ज्यादा पाए जाएंगे। तो ये मिट्टी बोला जाता है पर्वत पादीय मिट्टी। अब इसमें ज्यादा उपजाऊ नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर आप देख सकते हैं कि क्ले आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। यहाँ पे आपको ह्यूमस ज्यादा देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे ज्यादा कंकड़ीला आप देखने को मिलेगा। तो ये जो मिट्टी है ये होते हैं पिडमेंट स्वैम्प सॉइल, तो पर्वत पादे मिट्टी। सवाल बहुत बार पूछा है कौन से एरिया में पर्वत पादे मिट्टी मिलती है, तो चंपारण के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द चंपारण, ये जो आपको देखने को मिल रहा है वो है पर्वत पादीय मिट्टी। अब देखिए ये देख रहे, मैंने बताया था कल तराई रीजन। तराई रीजन में क्या होता है, अब देखिए हिमालय है, हिमालय से नदियां आ रही है, तो ये नदियां देखिए हिमालय के नीचे जस्ट नीचे देखेंगे तो बहुत सारा कंकरीला आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं भंवर का मैदान। तो भंवर के मैदान के बाद क्या होता है कि जितनी नदियां जो है, जितनी पानी का भाग है, वो इस भंवर के मैदान के अंदर से जाकर गुजरती है, और जो क्षेत्र में निकलती है वो क्षेत्र बहुत ही दलदली इलाका रहता है, बहुत ज्यादा पानी रहता है, और ये क्षेत्र कहलाता है तराई क्षेत्र। क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र। अब देखिए वर्षा पे डिपेंड करता है ना। अब बिहार के ऊपरी वाला हिस्सा में देखेंगे तो 140 से लेके आपको 130 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, बहुत जबरदस्त रूप से। अब बीच वाला एरिया में 120 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है। अब ज्यादा नीचे आएंगे 100 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है। तो जिस तरह से वर्षा होगी उस तरह की मिट्टी पाया जाएगा। तो ये वाला एरिया में बहुत ज्यादा मिट्टी हो, बहुत ज्यादा कहने की जो मिट्टी है इसमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है। ये मिट्टी की अगर हम बात करेंगे तो मार्सी सॉइल भी इसको बोलते हैं, मार्सी सॉइल बोलते हैं। दलदली मिट्टी एक तरह का होता है, तराई मिट्टी तो है ही, इसको दलदली मिट्टी भी बोलते हैं। और ये मिट्टी में ज्यादा पानी की मात्रा होने के कारण यहाँ पर जूट की खेती हो सकती है, नो डाउट। जूट को गन्ना खेती हो सकती है, नो डाउट। आपको पता होना चाहिए, किशनगंज जैसा वाला क्षेत्र देख सकते हैं जहां पे जूट की खेती होती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो तराई मिट्टी पूछता है कहाँ पे है, तो तराई मिट्टी आप देख सकते हैं बिहार के नेपाल से लगे हुए सीमा। ठीक है, नेपाल से लगे हुए पैरेलल, मतलब आप सब समानांतर आगे बढ़िएगा। ठीक है, चंपारण से लेके अगर आप यहाँ तक किशनगंज तक जाइएगा तो एक चौड़ी पट्टी है, चौड़ी बेल्ट है, उस बेल्ट में क्या है आपको तराई मिट्टी मिलेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तराई मिट्टी मिलेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जहां पे आपको ज्यादा पानी होगा वहां पे जूट की खेती होगी। तो आपको पता है इन साइड वाला एरिया में आपको ज्यादा जूट की खेती होती है। पूर्णिया फेमस है जूट के लिए, पूर्णिया आपका जूट के लिए ज्यादा फेमस है। अब नीचे आएंगे तो ये पूरा पीला वाला मिट्टी दिख रहा है भैया, तो पीला नहीं होता है, ऑलरेडी मैंने मैप में मैंने बनाया है। ये मिट्टी को बोलते हैं खादर मिट्टी। देखिए जो फर्टाइल सॉइल होते हैं, अलवियल सॉइल होते हैं, तो अलवियल सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो उसके दो प्रकार होते हैं, भांगर
और खादर मृदा। तो नया वाला जो एलुवियल सॉइल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, खादर। पुराना नया कैसे होगा, तो बाढ़ बार बार बाढ़ आएगा, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है उत्तरी बिहार, तो ज्यादा बाढ़ आएगा तो अपने साथ अवसाद लेके आएगा और वो अवसाद को एक जगह जमा करेगा, तो बार बार बाढ़ आएगा, बार बार नया नया मिट्टी, तो नए नई जो मिट्टियां होती है और नदियों वाला मिट्टी ऐसे भी एलुवियल्स होते हैं, फर्टाइल होते हैं। तो ये जो उपजाऊ क्षेत्र ये होते हैं खादर भूमि क्षेत्र, क्या बोलते हैं, खादर। तो नया जो एलुवियल सॉइल है उसको बोलेंगे, नई जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा, एलुवियल का हिंदी मतलब जलोढ़ मृदा, तो नई जलोढ़ मृदा है उसको बोलेंगे खादर भूमि, और इसमें ज्यादा पानी रहेगा, ये सॉइल ज्यादा फर्टाइल रहेगा, इस बात को समझिएगा, ये कुछ ज्यादा ही फर्टाइल रहेगा, ठीक है। तो ये जो सॉइल है अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें ज्यादा खेती होगी, समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा खेती होगी। तो ये वाला साइड में आपको पता होगा पूर्णिया है, और पूर्णिया में जूट की खेती होती है क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा चाहिए और पानी इधर ज्यादा रहेगा, हमेशा बाढ़ में रहेगा, विलीन रहेगा। तो ये खादर मृदा है जो आपको बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में आपको पाया जाता है। ये जो आप क्षेत्र देख सकते हैं, बेगूसराय वाला क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर वाला, दरभंगा वाला क्षेत्र है, ये जो आप देख सकते हैं, मैंने मैप पढ़ाया था आपको, तो ये जो गोपालगंज का क्षेत्र है, ये सारे हैं खादर जलोढ़ मृदा। क्या भैया, खादर जलोढ़ मृदा, समझ में आ रहा आपको। अब देखिए ये जो मैंने ब्लैक में किया बल सुंदरी मिट्टी मैंने लिखा, अब देखिए बांगर मिट्टी और बल सुंदरी मिट्टी, कहीं कहीं बल सुंदरी नाम होता है। तो ये देख सकते हैं गोपालगंज सारण छिवाना वाला जो क्षेत्र है, सारण वाला, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है ये देखिए, अब देखिए बाढ़ जैसे क्या कि ये नदी है बाढ़ लाई, ये नदी है बाढ़ लाई, लेकिन बीच वाला जो क्षेत्र है ना कभी कभी बच जाता है, दोआब वाला क्षेत्र है वो बाढ़ से कभी कभी बच जाता है, तो वहां पे मिट्टी वही रहेगा पुराना पुराना, तो पुरानी मिट्टियों को बोलते हैं बांगर मिट्टी। ये भी फर्टाइल होते हैं लेकिन थोड़ा इन्हें पानी की जरूरत होती है, थोड़ा सा पानी इसको मिल जाएगा तो ये फर्टाइल होगा, इसमें बहुत कुछ अनाज उगा सकते हैं, चाहे वो धान हो या गेहूं हो, सब तरह के आप कहीं ना कहीं फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। उसी तरह से बलसुंदरी मिट्टी जो है अगर हम बात करेंगे तो ये मिट्टी में आपको धान आपको देखने को मिलेगा, गेहूं देखने को मिलेगा, मक्का, हर तरह के फसल आपको होगा, और बाकी खादर मिट्टी में तो कोई तरह का फसल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बाढ़ में रहने के कारण ज्यादातर फसलें बहुत ही मतलब बर्बाद हो जाती है। नीचे आएंगे तो गंगा आपको दिखाई देगा, तो गंगा नदी के नीचे वाला एक बेल्ट है, 8 से 10 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी है, इसको बोलते हैं टाल क्षेत्र। अब टाल क्षेत्र क्या है, जब बहुत ज्यादा वर्षा होता है, बहुत ज्यादा नदियों में पानी आ जाती है, तो तटवर्ती क्षेत्र है, ये नदियों के बगल में तटवर्ती क्षेत्र है, तो उसमें पानी चढ़ जाता है कभी कभी, तो हमेशा कभी कभी फ्लड, ये समझ लीजिए कि उसमें ज्यादा पानी रहता है, ज्यादा पानी रहेगा मतलब पूरा डूबा हुआ रहेगा एक तरह से, जब ये जो पूरा बेल्ट टाल क्षेत्र है ये पूरा डूबा रहेगा, तो ज्यादातर बरसात के समय में, और बरसात के समय किसकी खेती होती है, धान की, तो धान तो इसमें होगा नहीं, तो पूरा डूबा है भाई, तो धान कैसे होगा, नहीं होगा। तो उसके बाद ज्यादातर रबी फसल होंगे, क्या होंगे, रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स होंगे जैसे कि वीट हो गया, खेसारी हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, दलहन पौधे होंगे, ये बात हो जाए, तो रबी फसल होगा, आप समझ रहे। अभी ये करेल कवाल मिट्टी आपको देख रहे हैं, अब देखिए करेल कवाल मिट्टी भी एक तरह का बांगर सॉइल ही है, लेकिन इसको यहाँ का नाम अलग अलग तरह का, जो करेल केवाल मिट्टी बोलते हैं, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होता है। इस मिट्टी को पानी मिल जाए थोड़ा सा, आपको पता है ट्यूबवेल के माध्यम से, नहर आप देखते हैं सोन नहर है, तो जो करेल कवाल मिट्टी एक तरह का हैवी सॉइल है, इसमें एल्कलाइन फीचर है, क्या है इसमें, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। तो ये जो सॉइल है ये एक तरह का क्षारीय प्रकृति का सॉइल है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब ये जो सॉइल है एल्कलाइन फीचर का, ये कहीं ना कहीं इसमें अगर पानी मिल जाए तो ये बहुत जबरदस्त रूप से कहीं ना कहीं एक तरह के इसमें फसल होंगे, तो इसमें धान होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं रोहतास से लेके यहाँ आप देख सकते हैं भागलपुर वाला क्षेत्र तक फैला हुआ है, तो इसमें धान ज्यादा होगा और रबी फसल तो होगा ही, ठीक है, रबी फसल तो होगा ही। तो ये आप समझ सकते हैं करेल कवाल मिट्टी दक्षिणी पार्ट में स्थित है। अब देखिए इधर वाला जो मिट्टी है, कैमूर भभुआ वाला जो क्षेत्र है, यहां पर वाला मिट्टी को बोलते हैं लाल बलुई मिट्टी। क्या बोलते हैं, लाल बलुई मिट्टी, रेड सैंड सॉइल, लाल बलुई मिट्टी बोलते हैं भैया। अब लाल बलुई मिट्टी में क्या आपको ध्यान दीजिएगा, लाल बलुई मिट्टी जो रेड सैंडी सॉइल है, ठीक है, रेड सैंडी सॉइल जो है, इसकी क्या खासियत है। अब देखिए इधर बिंदन कर्मी चट्टाने हैं, कैमूर की पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ी में उस तरह का चट्टान मिलेगा। ये जो आग्नेय चट्टान है या रूपांतरित चट्टान है, उनके फुटने डिसइंटीग्रेशन होने से जो चट्टान बना, जो मिट्टियां निर्माण हुई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है ये, ज्यादातर जो आप क्षेत्र देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक तरह का पठारी भाग है, तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी वो लाल बलुई पत्थर मिलेगा। और ये बाग आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र आपका है कहीं ना कहीं
सॉरी, ये कैमूर और भभुआ वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ज्यादातर क्वार्ट्ज फसल होंगे, ये बहुत कम फर्टाइल होगा, क्या बहुत ही कम फर्टाइल होगा, यहाँ पे ज्यादा बालू इसके अंदर में होगा। तो यहाँ पे ज्यादातर भारी फसल आप समझ, बाजरा है ये होगा, ठीक है, ज्वार है, ये सारे फसल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ बात को, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखिए एक बच गया हमारा लाल पीली मिट्टी, इसको बलथर मिट्टी भी बोलते हैं। ये गया वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, नीचे वाला गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, ये मुंगेर जमुई वाला जो नीचे वाला जो मतलब कहने का छोटा नागपुर का पठार वाला ऊपर जो हिस्सा जो मिट्टियां जो मिलती हैं उनको बोलते हैं लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल, या इसको बोलते हैं वल्थर सॉइल। सर बात को, तो इस तरह के ये भी बहुत ही कम फर्टाइल वाला एरिया है, और इन तरह के फसलों में भी आप उस तरह के क्वार्स क्रॉप्स को रोप सकते हैं, दाल रोप सकते हैं भैया, और मतलब कहने का मतलब कि हैवी फसल को रोप सकते हैं। तो ये लेस फर्टाइल है, जिनको कम पानी जरूरत पड़ेगी, उन तरह के चट्टानों को आप यहाँ, सॉरी, उन तरह के फसलों को आप यहाँ पे लाल पीली मिट्टी। तो देखिए एरिया याद रखिए, लाल बोलिए पूछेगा तो रोहतास और आपका भभुआ वाला हो जाएगा। पिडमेंट सॉइल तो आपका पश्चिमी चंपारण में हो गया। आपको तराई बोलेगा तो आप ऊपर और देख सकते हैं कि चंपारण हो गया आपका, देख सकते हैं दरभंगा सुपौल, इस वाले जो एरिया में वो आपका तराई मिट्टी होगा। बांगर पूछेगा तो आप देख सकते हैं, ये पूरा बेल्ट ऑफ मैप में देख लीजिए, ठीक है। तो ये बस यही याद रखना, सवाल यही पूछता है और कुछ अलग से नहीं पूछता, ओके, और कुछ अलग नहीं पूछता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा। तो वल्थर सॉइल में आपका क्या क्या होगा, पल्सेज होंगे, ज्वार होगा, बाजरा होगा, मकई होगा, ठीक है। जो कैमूर के पठारी आप देख सकते हैं, राजमहल की पठारी तक नैरो बेल्ट है, ये हो गया वल्थर सॉइल, या लाल मिट्टी है, रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिट्टी हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है, अगर नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मिनरल्स स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। अब एमसीक्यू करेंगे तो सब कुछ आपका खुद याद आ जाएगा आपको, आई थिंक मैं समझा पाया होगा पूरे अच्छे तरीके से। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।